हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल कुमार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एरिया वेक्टर बताता हूँ कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम एरिया वेक्टर समझते हैं। तो इसके अंदर एक वर्ड आया है वेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि किसी एरिया का वेक्टर। तो ये क्या चीज़ होती है भाई? तो आंसर है कि हमने तो वेक्टर जरूर सुना है। वेक्टर में क्या होता है हमारे पास में? सपोज करो ये कोई वेक्टर है अपने पास में, जिसकी क्या होती है, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है और उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये सपोज करो ए वेक्टर है, तो ये जो इसकी लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है और एरो इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। तो एरिया क्या होता है? एरिया सबसे पहले तो एरिया बनता कैसे है? तो एरिया हमारे पास में किसी सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ओके, और इसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी होगी और कुछ ना कुछ ब्रेथ भी होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो हमें एरिया देगा। ये हमें क्या देगा? एरिया देगा। लेकिन अगर इस लेंथ को सपोज करो मैं वेक्टर की फॉर्म में लिख दूं इस तरीके से, ये ए वेक्टर हो गया, ये अपने पास लेंथ वेक्टर हो गया, और इस डायरेक्शन में अपने पास में क्या हो गया? ब्रेथ वेक्टर। ओके, तो देखो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैंने क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को एरिया वेक्टर चाहिए। तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी तो वेक्टर आएगा अपने पास में, है ना। तो अपने को मैग्नीट्यूड तो नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर देंगे? इसका डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो एल क्रॉस बी, तो हमने राइट हैंड कर्ल रूल सीखा है। किसी भी दो वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड कर्ल रूल सीखा हमने। तो उसमें क्या होता है? राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जिस प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर आते हैं, ये प्लेन है अपने पास में, इस प्लेन में आ रहे हैं ये दो वेक्टर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपना पाम रखो। ओके, अपना पाम रखो और अपने पाम को कर्ल करो। किस डायरेक्शन में? एल से बी जा रहे हैं, तो एल क्रॉस बी की तरफ अगर अपना पाम को तुम घुमाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? जो तुम्हारा थंब होएगा, जो अपने पास में तुम्हारा थंब होएगा, वो थंब की जो डायरेक्शन होगी, थंब परपेंडिकुलर होएगा ना, तो थंब की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी तुम्हारी। ओके, तो ये क्या होएगा? तुम्हारा एरिया वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर क्या होता है हमारे पास में? एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का, किसी भी सरफेस की एरिया का जो डायरेक्शन होती है वो कैसे बताते हैं हम? वो हम बताते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो सपोज करो ये सरफेस थी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारा क्या होएगा? एरिया वेक्टर। ओके, तो इसके बाद देखो क्या करना अपन ने। इसके बाद एरिया वेक्टर हमें समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाता है? हमारा एरिया वेक्टर। तो सपोज करो अपने पास में ये कोई सरफेस है। ओके, सपोज करो हम ये ले लेते हैं। तो मैंने ये एक 3D शेप ले ली जैसे, ओके, ये एक स्फीयर ले लिया। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूछूं कि ये सरफेस है, ये पूरी सरफेस है ना, इसका सरफेस एरिया ऐसा है, तो सपोज करो ये इतनी सी सरफेस तुम ds ले लो। ओके, ds, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तो अभी अभी बताया मैंने कि एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के क्या होता है? एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? सरफेस थोड़ी सी यहाँ पे कर्व है ना, यहाँ पे सरफेस क्या है तुम्हारे पास में? कर्व है। तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा, नॉर्मल कैसे बनाओगे? सरफेस पे इस डायरेक्शन में बनाओगे, ऐसे ऐसे ही तो नॉर्मल बनेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? सरफेस एरिया वेक्टर। ओके, तो आसान है। यहाँ पे कोई और शेप ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, सपोज करो ये ले लिया, एक क्यूबॉइड या क्यूबॉइड वगैरह ले लिया हमने। ओके, तो मान लो ये हमने क्या ले लिया? एक क्यूब ले लिया। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से सपोज करो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस सरफेस पे, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे, तो अपने पास में इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे? अगर मैंने ये कोई एक क्यूब ले लिया, इसकी सरफेस ले ली, इसकी सरफेस पे एक छोटा सा जो है सरफेस एरिया मैंने कंसीडर कर लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपना इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो यहाँ पे इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक चार्ज Q1 r डिस्टेंस के ऊपर कोई दूसरा चार्ज प्लेस हो Q2,
तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द आर का स्क्वायर। इसी फोर्स को या इसके इस Q1 चार्ज की हमने क्या पता करी कि ये कितनी ताकत से इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ओके, लेकिन हमने इसको थोड़ा और तरीके से विजुलाइज करने की कोशिश की। इसको हमने कोशिश की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, हम ये मानते थे कि इस चार्ज से क्या निकल रही है, ऐसे लाइनें निकल रही है। ओके, ये क्या निकल रही है, लाइनें, और किसी एक लाइन के ऊपर ये चार्ज आ गया होगा, है ना। तो इस लाइन को ही हमने क्या बोल दिया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज बना रहा है, तो हमने देखा था कि इसको हम क्या बोल देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, तो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती थी, एक लाइन ऑफ फोर्स ही तो होती है। इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगा और पर यूनिट चार्ज लिखते थे। तो अगर ये Q2 चार्ज था इसको हम डिवाइड कर देते थे, तो फोर्स की ये क्या हो जाती थी, डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, हमें पता लग गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विजुलाइज करने का एक तरीका है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो अब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वर्ड आया फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है ये। ओके, तो इसका मतलब होता है हमारे पास में फ्लो। किसका फ्लो, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो। हम यहाँ पे फ्लो देखेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं पूछूं तो इस बताऊं तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। ये होता है हमारे पास में द रेट ऑफ फ्लो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो फ्लो है किससे, पासिंग थ्रो सरफेस एरिया, पासिंग थ्रो सरफेस एरिया। देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कहने की बात ये है सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको देखो इस तरीके से देखो, सपोज करो अपने पास में मान लो ये कोई सर्कल है। ओके, ये कोई सर्कल ले लिया हमने। ठीक है, इसको ऐसे रखो, ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर से क्या है, इस सर्कल, ये सरफेस, ये एरिया है। ठीक है, अपने पास में एक डिस्क टाइप से मानो, इसके अंदर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। क्या कर रही है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास कर रही है। ओके, तो आंसर है ये इसके अंदर से कितनी लाइनें पास की भाई, 1 2 3 4 और 5, 5 लाइनें पास की ना। 5 लाइनें पास की किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो मतलब कितनी लाइनों ने इस एरिया को क्रॉस किया, ये एरिया था ना, एरिया, इस एरिया को कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने क्रॉस किया, 5 लाइनें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन भी हम ये बता सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन इजी वाली, हम ये भी कह सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रो सरफेस, क्रॉसिंग थ्रो क्लोज सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्लोज होनी चाहिए, ये देखो ये क्लोज बनाई है ना मैंने सरफेस एरिया, तो क्रॉसिंग थ्रो क्लोज सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास में जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, क्लोज होना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं अब हम इसका मेजरमेंट। ओके, इसका क्या देखते हैं अब हम, मेजरमेंट। तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, आपका फ्लक्स कैसे पता करेंगे, तो बड़ा ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ में, कितने एरिया को वो क्रॉस कर रही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, मेजरमेंट। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये अपने पास में क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये प्योर एक नंबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने ओवरऑल इनका क्या लेना है, स्केलर बनाना है इसको। तो स्केलर कैसे बनेगा, डॉट प्रोडक्ट करके ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू में दोनों वेक्टर के बीच में कोस ऑफ एंगल। तो ये इसका फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है उसका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ई ए कोस ऑफ थीटा। ओके, तो यहाँ पे इसको देखो, अब आप क्या करेंगे, अगर अपने को सपोज करो जैसे कि मैंने अब कोई सरफेस ले ली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सरफेस ले रहा हूँ। तो मैंने ये एक सरफेस ले ली ऐसे। ठीक है,
ये ऐसे सरफेस ले रही, तो देखो इसका एरिया वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में, अब ये सपोज करो कि ये सरफेस ऐसे 2D में पड़ी हुई है, मैं इसको आगे बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने ऐसे 2D में ऐसे सरफेस बना ली है इस तरीके से, ओके। तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अपना अपवार्ड की डायरेक्शन में, ओके। अपवार्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। और सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इस डायरेक्शन में लगा दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ओके, ऐसे आ रही है। तो ये एरिया वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है अपने पास में, एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, ओके। तो यहाँ पे इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ई ए कोस ऑफ थीटा, ओके, ई ए कोस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। अब जैसे मैं केस ले लेता हूँ, पहला केस देखो, सपोज करो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इस डायरेक्शन में है, और मैंने सपोज करो जो सरफेस है वो मैंने ऐसे रख दी, सरफेस कैसे रख दी, ऐसे रख दी, ओके। तो अपने पास में इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा, एरिया वेक्टर तो ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस से पूछूं कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो क्या बताएंगे, तो आंसर है ई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इसका मतलब कोस 90 कितना होता है अपने पास में, 0 होता है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ गया आपके पास में, 0। तो इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स है वो कितना पास कर रहा है, 0, ओके। सपोज करो अपने पास में कोई और केस ले लेते हैं। मैंने क्या किया, अपने पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास, और मैंने जो सरफेस है अब कुछ इस तरीके से रख दी, इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से, कुछ एंगल बनाती हुई, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, सपोज करो ये सरफेस है, तो इस थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर को इस तरीके से सरफेस रख ली मैंने, ठीक है, थोड़ी सी ऐसे। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर, ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये थोड़ी तिरछी पड़ी है, ये एरिया वेक्टर हो गया। और सपोज कर लिया ये एंगल कितना अपने पास में, 30 डिग्री। तो अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ई ए कोस ऑफ, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, तो कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो अपने पास में फ्लक्स कितना हो गया, इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है अपने पास में, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, फ्लक्स जा रहा है। तो इसको लिखेंगे आप ई ए, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2, ओके। तो ये इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता लग गया। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखो सपोज करो अपने पास में मैंने कल को कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया इसका, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है ऐसे, ओके। तो इसके ऊपर मैंने कोई स्मॉल एलिमेंट ले लिया ऐसे, ये इस तरीके से, ये क्या ले लिया, डी ए स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ओके। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है। तो मेरे को क्या करने पड़ेगा, अब हर एक डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहा है अपने पास में। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का, ओके। तो कैसे लिखेंगे, जो फ्लक्स है, अब फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में ई डॉट डी ए वैक्टर, ओके, ई डॉट डी ए वैक्टर। और ठीक है, तो अब हम इसका क्या कर देंगे, तो ये स्मॉल फ्लक्स बनेगा, इस स्मॉल एरिया से क्या जाएगा, स्मॉल फ्लक्स, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हमारे पास में नेट फ्लक्स निकल जाएगा ऐसी कर्व सरफेस से, ओके, कर्व सरफेस से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जो इंटीग्रेशन फॉर्म है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो इंटीग्रल फॉर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, ई ए वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, ओके। तो ये हमारे पास में इंटीग्रल फॉर्म आ गई। तो एक्चुअल में आपको तो याद तो यही रखना है, ठीक है। तो वो जो पहले ऊपर कराया था वो इसकी पार्टिकुलर फॉर्म थी, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कोस ऑफ थीटा उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। तो मैं अब इसका बता देता हूँ कि जो फ्लक्स है इसका अपने पास में जो यूनिट हो जाएगी, फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और इनटू में जो भी एरिया की यूनिट होती है, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो हम यूनिट लिख रहे हैं किसकी, फ्लक्स की।
तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वोल्टेज अपॉन में क्या होता है, लेंथ होता है ना, डीवी अपॉन में डी एक्स लिख, पता है ना हमें ये रिलेशन डीवी अपॉन डी एक्स। ओके, तो वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, वोल्टेज की क्या होती है वोल्ट, और लेंथ की क्या होती है पर मीटर। ओके, तो यहाँ से फ्लक्स की जो यूनिट आ गई हमारे पास में वो क्या आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वोल्ट और पर मीटर, और इनटू में एरिया की क्या होती है मीटर का स्क्वायर, तो एक मीटर से एक कैंसिल हो गया, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमारे पास में क्या हो गई, यूनिट ऑफ फ्लक्स। ओके, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स हमारे पास क्या हो गई, वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम कर सकते हैं। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला इजी है, कैसे निकाल लेंगे हम डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला जो भी इसका वोल्ट मीटर का बनेगा, वोल्ट का डायमेंशन लिख देंगे और मीटर की लेंथ लिख देंगे, तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ओके, वैसे मैं बता देता हूँ इसका सीधा ही डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा अपने पास में। तो डायमेंशनल जो फार्मूला है इसका अपने पास में बन जाएगा, थोड़ा खतरनाक ही आएगा, याद रखेंगे तो ही बेटर है। तो ये हो जाएगा m1 L3 t माइनस का 3 a माइनस का 1। ठीक है, ये हम ड्राइव कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं अब हम। तो मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल देखो, तो मैं एक शेप बना रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये आपको एक वो दे दिया मैंने, कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिए। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये आपका एक ऐसी सरफेस रखी हुई है। ठीक है, ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस होगी, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इनसाइड द क्या है, प्लेन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा क्या है, इनसाइड द प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड द प्लेन जा रहा है। ओके, तो सपोज करो ये हाइट मैंने 3 मीटर दे दिया आपको, ये हाइट कितनी दे दी 3 मीटर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे दी 10 k कैप। ओके, तो 10 k कैप का मतलब क्या हो गया, ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, और ये एक्सिस कौन सी होगी आपकी, जे जेड डायरेक्शन होगी ना, जेड डायरेक्शन मतलब के कैप। तो मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तुम्हारी आउटवर्ड टू द प्लेन है ना, डॉट लगाया, डॉट का मतलब एक तीर अब बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये आउटवर्ड, आउटवर्ड द प्लेन है। ओके, तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो ब्रेथ दे दी मैंने, इसकी जो ये हाइट है, ये लेंथ है, ये 3 मीटर है, और ब्रेथ मैंने दे दी तुम्हें इसकी 4 मीटर। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। ओके, कितना फ्लक्स होगा, तो कैसे बताएंगे भाई फ्लक्स, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, यही फ्लक्स होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे तुम, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर एल क्रॉस बी करके, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसी डायरेक्शन में आ जाएगी ना, के कैप की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर क्या आ जाएगी, एल क्रॉस बी करके। ठीक है, और एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 4, लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 × 3 12 मीटर। ओके, 12 k कैप। ओके, तो यहाँ पे बस वैल्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10 k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है 12 k कैप एरिया वेक्टर से। ओके, तो 10 × 12 कितना हो गया 120 हो गया, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर है ना, तो के कैप डॉट के कैप क्या होता है हमारे पास में 1। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसको न्यूमेरिकल का 120। ओके, अब देखो और क्वेश्चन देखो, जैसे कि मैं आपको कह दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज करो एक रिंग दे दी मैंने तुम्हें। ठीक है, एक ऐसे रिंग दे दी, ये एक रिंग दे दी मैंने तुम्हें। ठीक है, और इस रिंग से जो तुम्हारा वो निकल रहा है इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारा। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारा। ओके, और तुमसे पूछना चाहता हूँ, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितनी है, ई नोट है। ठीक है, और इस रिंग की जो रेडियस है वो कितनी बता दी, आर बता दी। तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कैसे बताते हैं, फ्लक्स बताते हैं सर हम ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड की डायरेक्शन में है, और ये जो ये सर्कल है इसका एरिया भी कहाँ होएगा, अपवर्ड की डायरेक्शन में एरिया होएगा इसका। ओके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा ई ए कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा ई नोट, और एरिया ऑफ ये जो सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास में पाई आर का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास में फ्लक्स की क्या हो गई वैल्यू। ओके,
सपोज करो अपने पास में और न्यूमेरिकल देता हूं, जैसे कि सपोज करो यही मैंने क्या ले लिया, रिंग ले ली या फिर सर्कल कह सकते हो, ठीक है। मैंने यही क्या ले लिया, दोबारा फिर एक सर्कल ले लिया, ठीक है। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है कि अब मैंने इस सर्कल में जो, अच्छा इस सर्कल का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। ये सर्कल का क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में बना दिया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा जा रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ये जो एरिया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, और ये हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ओके। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर से, 30 डिग्री, ओके। तो ये सारे 30 डिग्री बनाएंगे ना, ये सारे ही कितने बनाएंगे, 30 डिग्री। तो अब मेरे को इसका फ्लक्स बताओ तुम, फ्लक्स कितना होगा। तो बड़ा ही आसान है, फ्लक्स कैसे बताते हैं हम, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सपोज करो ई नोट ई है, ठीक है, ई ही ले लो, ठीक है। एरिया वेक्टर मान लो इस सर्कल का एरिया ए है, लेकिन कोस ऑफ, अब ये एंगल कितना है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 30 डिग्री, ओके। तो ई मल्टीप्लाई एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। सपोज करो ये रेडियस कितनी है, आर है, और दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री, और कोस 30 कितना होता है, √3/2, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सपोज करो अगर हमारे पास में जो ये सर्कल है, ठीक है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कहाँ जा रहा है, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ओके। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें भाई, एरिया वेक्टर तो ऐसे है, ये हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर है, और ये इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसी इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो फ्लक्स होएगा इस सर्कल से कितना पास करेगा, 0, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कोस की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, कोस 90 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आसान है यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और बाकी गॉस लॉ हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। चलो कुछ और टॉपिक कर लेते हैं। सपोज करो अब मैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा हूँ किसी क्लोज एरिया से, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो क्लोज, थ्रो बॉडी, किसी बॉडी में से, ओके। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, किसी बॉडी में से, थ्रो बॉडी, ओके, या फिर किसी क्लोज एरिया में से, किसी क्लोज एरिया में से, ओके, क्लोज एरिया। तो कैसे है देखो, सपोज करो मैंने क्या ले लिया, एक दोबारा फिर वही शेप ले रहा हूँ, क्यूबॉइड ले लेते हैं आप। तो सपोज करो मैंने ये क्यूबॉइड ले लिया इस तरीके से, ओके। और अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर रही है वो सपोज करो इस डायरेक्शन में ऐसे कर रही है, ओके, ठीक है, इस डायरेक्शन ऐसे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अब मेरे को तुम ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इस सरफेस में, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो ये तो पुराना ही हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं तुमसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बॉडी, इस पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछना चाहता हूं, ठीक है। मैं क्या पूछना चाहता हूं, इस पूरी बॉडी के अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो तुम कहोगे सर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, ओके। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया इस क्लोज बॉडी के अंदर, कितना हो गया हमारे पास में, 0। 0 क्यों हो गया भाई, क्योंकि जितना अंदर एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है ना। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह रहा है अपने पास में, कितना भी नहीं रह रहा भाई, 0 रह रहा ना, जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकल गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बॉडी के लिए क्या हो गया हमारे पास में, 0, ओके। तो सपोज करो मैंने कुछ और क्लोज शेप ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया, ये ले ली जैसे, ठीक है, जैसे मैंने ये शेप ले ली, ये वाली इस टाइप से, ओके। और इसमें से क्या है, मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से सपोज करो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है इसमें से, ओके।
इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक सरफेस से देखोगे तब तो ठीक है, लेकिन मैं इस पूरी बॉडी के अंदर से ही पूछूं, क्या कहूं पूछूं, अगर इस पूरी बॉडी के अंदर से, ये 3D में है ना, ऐसे इस पूरी बॉडी में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया, ठीक है, पूरी बॉडी में से, इस पूरी बॉडी में से, पूरी बॉडी के अंदर कितना फ्लक्स है, तो तुम क्या बताओगे नेट फ्लक्स कितना है? तो आंसर है यहाँ पे सर कुछ फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, और कुछ फ्लक्स, और उसके बाद में फ्लक्स वो क्या है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जितना एंटर किया उतना ही बाहर चल गया, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया इस बॉडी में? जीरो। कितना हो गया नेट फ्लक्स इस बॉडी में? जीरो, ठीक है। तो बस एक अब सिंपल से याद रखना कि किसी भी क्लोज एरिया के लिए, किसी भी क्लोज एरिया के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है हमारे पास में? जीरो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम गॉस लॉ देखेंगे, गॉस लॉ हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, गॉस लॉ। ओके, तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलते रहे।